हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आप देख रहे हैं जस्ट लर्न इंडिया, जिसमें हम वीकली चैलेंज डे 13 के साथ हम जा रहे हैं। तो गाइज आज विषय है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत के बारे में समझेंगे, जिसमें से हमें जीडीपी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइज आपने जो पिछले एपिसोड यानी कि डे वाइज जो टॉपिक रहा आपने नहीं देखे हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट पे जाके आप वीडियो कवर कर सकते हैं। और गाइज आप यदि न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले लाइक, फिर सब्सक्राइब, फिर उसके बगल में जो आ रहा है बेल आइकन, उस पर क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि गाइज आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइज आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था और मूलभूत सिद्धांत के इन तीन प्रमुख घटक यानी कि जीडीपी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गाइज ये तीनों अवधारणाएं जो अर्थव्यवस्था के संचालन और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है गाइज, यानी कि ये यूपीपीएससी, पीएससी, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। किसमें गाइज? यूपीपीएससी, पीएससी और बैंकिंग एवं अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षा। क्योंकि गाइज ये टॉपिक्स जो रहने वाले हैं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक्स से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए गाइज आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को वॉच कीजिए, और आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं देर न करते हुए इस टॉपिक्स की ओर। और गाइज हाँ, आप एक कॉपी रख लीजिए और नोट्स आप कवर करते भी जाइए। तो गाइज हम आज समझते हैं इसकी गहराई को। ठीक है गाइज, कि क्या है असल में। असल पहला है जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। ठीक है गाइज, सकल घरेलू उत्पाद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडियन की जो ग्रोथ यानी कि जीडीपी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो गाइज परिभाषा ये है इसका, जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, यानी कि घरेलू यानी कि बाहर से जो प्रोडक्ट उत्पाद करके हम उससे हम इनकम कमाते हैं, तो उसका जीडीपी हमें जानना है कि हमारे देश के भीतर कितना क्या है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जीडीपी के, तो किसी देश के सीमाओं के भीतर यदि किसी निश्चित समय पे, ठीक है गाइस, निश्चित समय पे आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष यानी कि उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं गाइस? जीडीपी। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को इन सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। कौन गाइस? जीडीपी। ठीक है गाइस, तो गाइस हम जीडीपी के प्रकार के बारे में बात करें जिसमें हम मापने, सबसे पहले हम संकेतन से समझते हैं कि संकेतन जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। ये वर्तमान में बाजार मूल्य और वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य होता है। ठीक है गाइस, मान लीजिए ये वर्तमान बाजार के मूल्यों पर वस्तुओं और सेवाओं पर कुल मूल्य होता है, जिसमें मुद्रास्फीति और समायोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, इसको ना ही मुद्रास्फीति को समायोजित नहीं किया जा सकता। सेकंड बात करते हैं इसकी वास्तविक जीडीपी यानी कि रेट जीडीपी बोलते हैं ना, इसकी वास्तविक में ये है, नॉमिनल जीडीपी ये होता है। इसलिए हम वास्तविक जीडीपी की बात करें तो ये स्थिर मूल रूप से जीडीपी को मापता है। क्या है? ये मूल रूप से जीडीपी को मापता है, और यानी इसमें मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर यदि वास्तविक आर्थिक विकास को दिखाया जाता है कि क्योंकि मुद्रास्फीति का प्रभाव को हटाकर वास्तविक जो आर्थिक विकास है उसको दिखाया जाता है। तीसरा बात करें जीडीपी के प्रति व्यक्ति यानी कि जीडीपी पर कैपेसिटी यानी कि कैपिटा क्या है। ठीक है गाइस, यह जीडीपी को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है। यानी कि यह देश किसी जीवन स्तर की गुणवत्ता को समझने के लिए उपयोगी होता है। हम गाइस इसके मापने की विधि को समझते हैं, जिसमें जीडीपी की गणना करने के लिए तीन प्रमुख तरीके से अपनाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है उत्पादी विधि यानी कि प्रोडक्ट मेथड। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और सेवा का कुल मूल्य मापा जाता है। हम बात करें सेकंड की, जिसमें आय विधि होता है यानी कि इनकम मेथड।
इसमें मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ को भी जोड़कर कुल जीडीपी निकाली जाती है। उसी प्रकार तीसरा आता है व्यय विधि, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें उपभोक्ता व्यय और निवेश होता है, सरकारी खर्च हो गया, शुद्ध निर्यात हो गया, निर्यात या आयात को जोड़कर जीडीपी निकाली जाती है। तो गाइस हम इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो जीडीपी का महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भारत में जीडीपी की गणना यानी कि केंद्रीय संख्या संगठन यानी कि CSO द्वारा की जाती है। जीडीपी की गणना भारत की जीडीपी कौन करता है गाइस? केंद्रीय संख्यांकी संगठन के द्वारा किया जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं CSO। अब बात करते हैं भारत की जीडीपी की मौजूदा वृद्धि दर, यानी कि ताज़ा आंकड़ों के लिए आर्थिक सर्वेक्षण देखे जाते हैं, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को समझें तो ये विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। और गाइस जीडीपी की वृद्धि का महत्व यदि समझें तो अधिक जीडीपी वृद्धि का महत्व मतलब अधिक रोजगार या उच्च आय और आर्थिक समृद्धि होता है। गाइस हम जीडीपी के बारे में समझे, अब सेकंड बात करते हैं मुद्रास्फीति क्या होता है, यानी कि इन्फ्लेशन क्या होती है। ठीक है गाइस, इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो जब ये किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमतें समान रूप से बढ़ती है तब मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं गाइस? मुद्रास्फीति। इसके प्रकार के बारे में बात करें तो ये मांग खींच स्फीति, यानी कि पहला आता है मांग खींच कि इसके मुद्रास्फीति के क्या प्रकार सब मांग रहता है इसके, उसी से रिलेटेड मुद्रास्फीति जब किसी वस्तु या सेवा की अधिक मांग हो जाती है लेकिन उसकी आपूर्ति सीमित होती है तो इसमें कीमतें बढ़ जाती है। ठीक है गाइस, और सेकंड आता है लागत धक्का मुद्रास्फीति, यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि जब उत्पादन की लागत जैसे कि कच्चा माल, मजदूरी बढ़ जाती है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि खर्च किस में जाता है? मजदूरी हो गया, जैसे कच्चा माल हो गया, इन सब में पैसा जॉइंट होके वस्तुओं की सेवाओं की कीमत भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार हाइपर मुद्रास्फीति, यानी कि ये जब मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक हो जाती है और मुद्रा मूल्य तेजी से गिरने लगती है। इसका मुद्रास्फीति जो है बहुत अधिक होती है तब मुद्रा मूल्य तेजी से गिरने लगती है। ठीक है गाइस, फिर आता है रेंगती मुद्रास्फीति, जिन्हें हम ग्रिपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि ग्रिपिंग इन्फ्लेशन यह है गाइस जब मुद्रास्फीति की दर जब धीमी धीमी गति से बढ़ती है, यानी कि 3% तक, तब इससे हम रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता है। और पांचवा बात करें तो रुकी हुई मतलब मुद्रास्फीति, जिन्हें हम स्टॉगफ्लेशन कहते हैं। जब ये उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी एक साथ होती है, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति और रुका हुआ काम एक साथ एकदम होता है, क्योंकि इसको उच्च जो मुद्रास्फीति होता है वही उच्च बेरोजगारी के साथ ही दोनों का सेम पैसे होता है। अब बात करें इसकी मुद्रास्फीति को मापने के तरीके, तो सबसे पहला आता है गाइस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम CPI कहते हैं, जिन्हें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से यह आम जनता द्वारा सॉरी गाइस, तो गाइस यहाँ पर खरीदी जाने वाली यानी कि जो CPI है यह आम जनता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की कीमती में वृद्धि को मापता है। सेकंड बात करेंगे गाइस इसके थोक मोल सूचकांक, जिसमें WBI यानी WPI है, हम CPI में हम क्या जानते हैं, जो आम जनता द्वारा खरीद जाने वाली वस्तुओं को कीमती में वृद्धि को मापता है। ठीक है गाइस, और जो WPI है यानी कि थोक मूल्य सूचकांक, जिसे हम यह थोक बाजार की वस्तु में कीमती में स्तर को दर्शाता है, यानी कि कितना कौन सा एक मान बोले जाए यदि आपके पास एक किराना दुकान है और आप थोक रेट से एक साथ मतलब प्रोडक्ट वगैरह जो भी है आप उसको सेलिंग करते हैं, तो उसका जो थोक मूल्य सूचकांक निकलता है उसे हम WPL ये थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। और CPI वो होता है जो कि वही थोक प्रोडक्ट रहता है जिसको हम एक मतलब कह जाए तो एक
धीमी धीमी इनकम के माध्यम से इस द्वारा धीरे धीरे खरीदारी की जाने वाले वस्तु की कीमत को बोलते हैं। ठीक है। और हम तीसरा बात करें तो इसके मुद्रास्फीति की दर, यानी कि आरबीआई और सरकारी एजेंसी समय समय पर मुद्रास्फीति की दर जारी करता है कि कितना इनकम अपने सोर्स पे बचा है, कितना हमको और एजेंसियों में देना है। ठीक है गाइस, उसके हिसाब से पैदा मुद्रास्फीति और जारी करता है। कौन करता है? आरबीआई। अब बात करें इसके मुद्रास्फीति के बचाव के उपाय, तो आरबीआई जो है मुद्रास्फीति यानी कि मॉनेटरी जो पॉलिसी के द्वारा, यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, यानी गाइस ये वाला वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके समझ सकते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो गाइस ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट नियंत्रित पर मुद्रा प्रवाह को कम या अधिक करना रहता है। तो इसके सरकारी नियंत्रण पर बात किया जाए तो ये एक नीति सब्सिडी और आयात निर्यात नीतियों को लागू करना होता है। इसके एग्जाम पॉइंट की बात करें, एग्जाम में क्या आता है गाइस? भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए आरबीआई प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है गाइस, एग्जाम के लिए मेन पॉइंट हो गया है। और मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव क्रय शक्ति पर पड़ता है। ठीक है गाइस, एग्जाम के मेन 2 है वो एग्जाम पॉइंट है जिससे कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए, इसे नोट्स कर लीजिए। क्या गाइस देखिए, भारत के मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए आरबीआई प्रमुख जो भूमिका निभाता है, और जो मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? क्रय शक्ति पर पड़ता है। सॉरी गाइस। तो गाइस हम कह जाएं तो अब तीसरा बात करें बेरोजगारी, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है क्या होती है। ठीक है गाइस, तो गाइस हम इसके बारे में समझे तो ये जब एक व्यक्ति काम करने के लिए सक्षम होता है और वह कार्य की तलाश में मतलब भटकता है, कहीं सेक्शन कंपनियां वगैरह में जाता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है गाइस, बेरोजगारी भी कई प्रकार के होते हैं जिसमें पहला आता है सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरा तबीयत डाउन है, आप समझ ही सकते हो। तो गाइस हम इस बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले आते हैं मौसमी बेरोजगारी, जिसमें हम सेंसनल मतलब सीजन टाइम पे सीजन जो रहता है बेरोजगारी, वह सीजन टाइम पे जब किसी विशेष मौसम में ही रोजगार मिलता है, जैसे कृषि या पर्यटन, इसे हम क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी। सेकंड आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे जब अधिक लोग किसी कार्य में लगे होते हैं लेकिन उनकी जो उत्पादकता शून्य होती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, क्योंकि ये क्षण टाइप का है। ठीक है गाइस, ये अधिक लोग तो होते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना, ये अधिक लोग किसी कार्य में तो लगे होते हैं, ठीक है, अधिक लोग समझ लेना, लेकिन उनकी उत्पादकता शून्य होती है। मान ली इतने लोग के बीच में हमारी जो उत्पादकता है वो कम होती है, उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तीसरा आता है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि स्ट्रक्चर जो एम्प्लॉयमेंट है ना गाइस, तो इसकी जब अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव के कारण रोजगार की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक रूप से बदलाव के कारण, देखो जैसे मान लो आप एक कृषि हैं, आप कृषि में यदि दूसरे के मुकाबले आप खाद या बीज में कुछ बदलाव करेंगे कि आप चेंज करेंगे, वो दूसरा पुरानी बीज कर रहा है लेकिन आप न्यू बीज उसकी जगह पे यूज कर रहे हैं, यदि वो खाद नहीं सींच रहा है आप खाद कर रहे हैं, तो उसी अर्थव्यवस्था के हिसाब से आप यदि बदलाव करते हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा और जो रोजगार की संभावना है वो कम हो सकती है। चौथा बात करें सक्रिय बेरोजगारी, जिनमें हम साइक्लिकल जो अनपाइम कोई आया है क्या? तो गाइस जो चक्रीय बेरोजगारी है तो वह आर्थिक मंदी के कारण नौकरी कम हो जाती है। ठीक है गाइस,
यानी कि जब आर्थिक मंदी के कारण चक्रीय बेरोजगारी इसलिए कहते हैं क्योंकि गाइस जैसे हम बेरोजगारी के रूप में हम देखें तो हम एक जगह ना रह के हम हर जगह हम जाते हैं, जिससे कि ना तो वो वाला कुछ दिन के लिए रहता है क्योंकि मौसमी की वजह से, ठीक है गाइस। हम थोड़ा वहाँ काम किए और फिर वो उसका काम हो गया तो हमें छोड़ दिए, फिर हम किसी और के पास, ऐसे हम हर प्रकार के एकदम के पास हम जाएंगे और हमें काम नहीं मिलता, उससे आर्थिक मंदी के कारण नौकरियां कम हो सकती है, ठीक है, कम हो जाती है। क्योंकि हमें भाई यहाँ नहीं मिल रहा है तो चलो यहाँ ना करके हम कहीं और कर लेंगे, वहाँ नहीं, ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। और मैं ये संक्षिप्त रूप से बोल रहा हूँ गाइज। और पांचवा हम बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी यानी कि एजुकेशन, ठीक है गाइज। जो एजुकेट होते हैं इनको हम क्या, जब उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती, जैसे कि आप कह रहे हैं आज के डेट में आपसे बढ़ के आपके कम योग्यता वाले जो एजुकेट वगैरह हैं, यानी कि आपके 12th लेवल का मस्त पुलिस में है, आप बोलोगे यार पुलिस में है और मैं साले इतना पढ़ा हूँ, कितना पढ़ा हूँ, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिमल्टी बिमल्टी, शिक्षक में भी मेरा कुछ नहीं लग रहा है, तो इतना पढ़ने क्या मतलब, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, योग्यता होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती, इसको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। और यदि बेरोजगारी को कम करने के उपाय यदि हम बात करें, इसकी बेरोजगारी जो है 5 पॉइंट हमने समझाया, जिसमें पहला समझाया है मौसमी बेरोजगारी। ये क्या होता है, मौसम की विशेष रूप से हम जब मौसम की रूप से हम काम करते हैं, जैसे कृषि या पर्यटन क्षेत्र में जब कृषि का टाइम आता है तो हम कृषि करते हैं, इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। बाकी टाइम पे क्या करते हैं, घर पे रहते हैं। फिर आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो इसमें अधिक लोग क्या करते हैं, वो मतलब उनकी देखो अधिक लोग ऐसे करते हैं कि किसी कार्य में लगे होते हैं लेकिन वे उनकी उत्सुकता शून्य होती है। क्या इसमें ये होता है गाइस कि जैसे कि आप हमें बताए हैं कि उनका इतना प्रोफेशनल काम होता है और हमारा हम भी लगे हैं लेकिन हमारा काम जो है कि नहीं आते, जैसे कि हमारा काम जो उत्पादकता होता है वो शून्य होती है, ठीक है, समझ सकते हो। तीसरा होता है संरचनात्मक यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। हमें इसमें यह समझा कि जब अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक रूप से हम बदलाव करेंगे किसी और के कंपैरिजन में, तब हमें जो बदलाव दिखता है जिसके कारण हमें रोजगार की संभावना क्या होती है गाइस, कम होती है, जिससे हम संरचनात्मक बेरोजगारी करते हैं। और चक्रीय बेरोजगारी यानी कि हमें जब काम यहाँ नहीं मिल रहा है तो हम किसी और के पास मांगते हैं तो वहाँ मिल जाता है, फिर वहाँ इसी प्रकार से वो कार्य चलता रहता है, जिसे हम चक्रीय बेरोजगारी के रूप में हम काम करते हैं। जैसे कि मंडी में समझ लो, मंडी में ये होता है कि यहाँ कुछ लेबर के काम कर दिए, फिर उसके पास उसको बोलते हैं, ठीक है। और शिक्षित बेरोजगारी वो होता है जैसे कि आपने इतना योग्यता तक पढ़ चुके हैं लेकिन आपसे पहले यदि लग गया किसी और का, और आप इतना योग्यता होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिली, है ना। तो वही बात करें अब बेरोजगारी को कम करने के उपाय, तो गाइस यहाँ पर हमने देखा कि बेरोजगारी के कितने प्रकार से हैं, जिसके हर प्रकार से रिलेटेड हम समझे। तो गाइस अब इसको कम उपाय होने मतलब कम करने के उपाय हम समझते हैं। तो गाइस यहाँ पर स्वरोजगार योजना है, क्या आता है गाइस, स्वरोजगार, समझ रहे हो, स्वयं का योजना यानी कि स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना, समझ रहे हो। आप एक स्टार्टअप इंडिया यानी कि आप स्टार्ट कीजिए किसी योजनाएं के तहत, जिसमें स्टार्टअप योजना क्या चलाया है और मुद्रा योजना, ठीक है गैस। आपको लोन मिल रहा है आज के डेट पे, आप स्वयं का एक योजना के तहत आप फ़ायदा ले सकते हैं, जैसे कि आप खुद का स्वरोजगार योजना के तहत आप स्टार्टअप इंडिया यानी कि स्टार्ट आप कर सकते हैं किसी योजनाओं के फ़ायदे लेकर, ठीक है गाइस। आज के डेट में बैंक में हर प्रकार से लोन मिल रहा है, उसी का आप फ़ायदा ले सकते हो। जैसे मैं आपको तकनीकी और व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा भी देना होगा और आप समझोगे कि हाँ हमें क्या क्या ज़रूरत है।
उसी प्रकार आ जाता है सरकारी रोजगार योजना, जिसके तहत गाइज हमें मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऐसे हर प्रकार से योजना के तहत हमें रोजगार योजनाएं भी मिल रहे हैं गाइज, जो मतलब गवर्नमेंट है बट वो एग्ज़ाम नहीं लेते। ठीक है गाइज। गाइज हम एग्ज़ाम पॉइंट्स बेसिक पे हम देखें तो इसका जो पॉइंट बनता है बेरोजगारी मापने के लिए जो PLFC-FS, ठीक है गाइज, यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी कि इस सर्वे के हिसाब से रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट है गाइज, आप नोट्स कर लीजिए। सेकेंड है इसका भारत में बेरोजगारी दर, यानी कि नवीनतम आंकड़ों के लिए सरकारी रिपोर्ट्स देखें। ठीक है गाइस, इसका रिपोर्ट्स आप देख लीजिए गूगल से। मैं बोलूँ तो आप सिर्फ किससे देखिए, सिर्फ आप दृष्टि जो रहता है ना गूगल पे, आप दृष्टि पे जाइए, वहाँ जो भारत के बेरोजगारी से रिलेटेड टॉपिक्स पे कवर कीजिए और आप उसे समझ सकते हैं। गाइज मैं बात करूँ इसकी वीडियो के निष्कर्ष पे, तो आज हमने जीडीपी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी समझाया है। ये तीनों ही अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है गाइज, जो हमारे अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक कौन कौन से, जीडीपी हो गया, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, जिसके बारे में हम अच्छे से समझे। और गाइज जो समझ में नहीं आया कमेंट में कीजिए, ताकि मैं हो सके तो आपके लिए एक वीडियो और इसी भाग पे भाग 2 ला सकूं, और उस पे ऐसा करूँगा कुछ अच्छे से मैं मतलब वीडियो पे समझा सकूं आपको वीडियो के माध्यम से, और आने वाली प्रतियोगिताएं परीक्षा में आपको अवश्य सफल मिलेगा, जिसमें गाइज और प्रतियोगिताएं परीक्षा इनमें संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो गाइज ये तो आम बात है कि ये तो आना ही है, क्योंकि गाइज ये सारे टॉपिक जो है, जीडीपी हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो है ना गाइज हमारे एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और बहुत कुछ जीडीपी से रिलेटेड अपडेट होते रहते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक समझिए। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। बाय बाय, टेक केयर गाइज।